भारत के भौगोलिक मार्ग समुद्री मार्ग की खोज के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डाइज निकला। 1487 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के कैप गुड होप पहुंचा, लेकिन यह यहीं से वापस चला आया। अंत यह असफल रहा। इसके बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस निकला, लेकिन यह रास्ता भटक जाने की वजह से गलत दिशा में पहुंच गया। गलती से इसने नई दुनिया की खोज करी, जिसे आगे चलकर अमेरिका कहा गया। इसके बाद भारत के भौगोलिक खोज के लिए वास्को डी गामा निकला। यह साओ रेलवे नामक जहाज से अब्दुल मुनीम नामक गुजराती सहायता से पहुंचा। इस दौरान वास्को डी गामा ने 90 दिन की यात्रा की और यह 17 मई को भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत में स्वागत केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह राजा जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह के कप्पड़काऊ नामक स्थान पर पहुंचा था। वास्को डी गामा ने राजा जमोरिन से मसाले ले जाने की बात कही। जब वास्को डी गामा भारत से मसाले ले गया, मसालों पर वास्को डी गामा ने 60 गुना लाभ कमाया। सर्वाधिक लाभ काली मिर्च पर कमाया, 80%। इसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के साथ भारत आया, जमोरिन से मिला, 13 मसालों पर ले गया। इसके बाद वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में साओ राफेल नामक जहाज से भारत आया। तब वास्को डी गामा ने 1502 ईस्वी में कोच्चि में पहली फैक्ट्री खोल दी। 1505 ईस्वी में पहले पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा भारत आए। इन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शांति या नीली चलाई। अल्मेडा भारत में 1509 ईस्वी तक रहा। अल्मेडा के बाद दूसरा पुर्तगाली अल्बुकर्क 1509 ईस्वी तक रहा। इसे पुर्तगाली वास्तविक का संतान कहते थे, क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था तथा 1511 ईस्वी में मैसूर को भी जीत लिया। इसके बाद 1515 ईस्वी में हरमुरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा इसी ने पुर्तगाली सैनिक को भारतीय महिला को विवाह करने के लिए प्रेरित किया। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। गोवा में दफनाया गया। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आया था। पहली बार 1498 साउथ रेलवे जहाज से, दूसरी बार 1502 साओ राफेल जहाज, तीसरी बार 1524 नेलो। वास्को डी गामा की 1524 से मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा कोच्चि में दफनाया गया। पुर्तगाली ने भारत में बहुत सी फसल उगाई, जैसे कि तंबाकू, गन्ना, मक्का, आलू, दालचीनी, अनानास आदि। भारत में अंग्रेजों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। इस समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी कुछ व्यापारी ने मिलकर द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी मर्चेंट ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। संक्षेप में ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहते थे। यह कंपनी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आई थी। कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर था। मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन 1508 ईस्वी में कंपनी का आगमन के समय मुगल बादशाह जहांगीर था। कैप्टन हॉकिंस ने पहली फैक्ट्री अंग्रेजी सूरत में खुलवाई। जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली से अनुमति नहीं दी गई। तब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इस्ताली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। तब जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोल दी। यह भारत में खुलने वाली पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बनी। इसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया। कैप्टन हॉकिंस फांसी घासा जाता था। अंग्रेजों ने पूरी भारत में अपना पहला कारखाना 1863 उड़ीसा में खोला। अम्बनी में 1663-39 में चंद्रगिरी राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर यहाँ कारखाना स्थापित किया था। यह पहला कारखाना था जिसे किलेबंदी कराई थी और इसका नाम पोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। मुगल बादशाह फॉक्सियन ने 1770 ईस्वी में फ्री व्यापार का दर्जा 1000 रुपये वार्षिक सूरत क्षेत्र के लिए, 3000 रुपये बंगाल क्षेत्र के लिए, क्योंकि अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन से सर फॉक्सियन को खाता कोड से निजात दिया था। नोट: 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर दिया गया। इस पर दौरान पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय बम्बई भेजने दिया।
बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक दर से दे दिया। बम्बई के संस्थापक गैल अंगिया थे। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बेलाखोरी घटना 20 जून 1756, इसे कालकोठरी कांड भी कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे महिला बुजुर्ग पकड़कर एक कमरे में बंद कर दी। कमरा 18 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा था। और यदि ये कमरा खोला गया था, इसमें मात्र 23 लोग जिंदा बचे, जिनमें से पत्रकार हॉर्ली था। इस घटना का चश्मिश गवाह माना जाता है। कुछ विद्वान गलत ठहराते हैं, लेकिन कुछ विद्वान प्लासी का युद्ध की वजह बताते हैं। 23 जून प्लासी का युद्ध। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मीर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। अतः सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम को भी मौसी का बेटा शौकत अली मिल चुका था। इस युद्ध के समय सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर का बेटा नजीमुद्दौला खड़ा था। मीर जाफर का इशारा पाकर नजीमुद्दौला ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तब मीर जाफर बंगाल पर अगला नवाब बना। मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ व गधा कहा जाता है। मीर जाफर ने खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव की 2,34,000 पाउंड भेंट कर दिए और 14 करोड़ की जागीर दे दी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की धन लालसा बढ़ती गई। तब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को अपना नवाब बना दिया। मीर कासिम ने संधि की थी कि कंपनी दुश्मन अपन दुश्मन होगा, लेकिन आगे चलकर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना बंद कर दिया और क्लाइव को भी देना बंद कर दिया। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी प्रयोग करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली और मुंगेर में ले जाकर अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से परिचित आरम्भ किया। लेकिन क्लाइव ने मुंगेर पर आक्रमण कर दिया। तब मीर कासिम भागकर अवध चला गया और क्लाइव ने मीर जाफर को अपना नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ये युद्ध तीन सेना के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तीन सेना बंगाल का पूर्ण नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, सालम देती है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से हेक्टर मंगलो ने भाग लिया था। इसने तीनों सेना को 3 घंटे में पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद मीर कासिम में दिल्ली चला गया, जहाँ इसकी मृत्यु 1770 में हो गई। शाह आलम द्वितीय ने पराजित होने के बाद क्लाइव से मिलकर 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की बंदोबस्ती कर ली। इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्लाइव से मिलकर 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की बंदोबस्ती कर ली। 1765 ईस्वी में ही मीर कासिम की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब नजीमुद्दौला बना। इसे अंग्रेजों का 50 लाख वार्षिक पेंशन भोगी शुरू कर दिया गया। यह अंग्रेज का पेंशन भोगी पहला नवाब बना। बंगाल में नवाब के पद से ऊपर एक गवर्नर पद बनाया गया, जिसकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। क्लाइव की जो शासन प्रणाली। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने 2 सरकार कायम की। इसके रास्ता वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। किसानों का अधिकार नवाब के पास आ गया। इतिहास का प्रेम परिकर 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। वह बंगाल में एक अभियत के रूप में लूटा गया था। जल शासन की प्रथम व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व में 26 लाख सीमांत को 65 लाख बंगाल के नवाब को देने की बात रखी गई। इस दौरान क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का सितार राय और को बिहार का नवाब बना दिया। जो शासन की कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि से राजस्व वसूलने का अधिकार सर्वोच्च बोली बोलने वाले को दे दिया। इसलिए किसानों को भूमि का अत्यधिक हो गया। तब जो किसान कर नहीं दे सका, तब जमींदारों ने खेती हड़पनी शुरू कर दी। जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने, तब उन्होंने जय शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1777 का प्रस्तावों का विद्रोह। सैन्य कारण। अंग्रेजों और भारतीयों को भारतीय एक साथ कराई गई, लेकिन इनका अनुपात 5 अनुपात 1 रखा गया तथा भारतीयों को 7 रुपये
और अंग्रेज को 35 रुपये मिला था। राजनीतिक कारण लॉर्ड डालहौजी द्वारा गोंद राज्य राजनीति के तो सिद्धांत प्रमुख व्यक्ति जिस शासन कोई सगा पुत्र नहीं होगा उसका राज्य न तथा बहराजी की इस सहायता स्वराजा को पहले बंद कराने राजनीतिक रही। सामाजिक कारण विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा और 30 ईस्वी में बाल विवाह बंद कर दिया तथा 1830 ईस्वी में ही विधवा विवाह शुरू कर दिया। धार्मिक कारण 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वधर्म प्रचार को मंजूरी दे दी गई। कहा गया कि यह धर्म अपनाएगा उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तथा नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती पर अनिवार्य करा दिया। आर्थिक कारण अंग्रेजों ने नील व कपास की खेती के लिए मजबूरन किया। वह फसल खराब होने के लिए जबरन जिसे किसानों को व्यवस्था किए। तत्कालीन कारण गाय व सूअर के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। विद्रोह का सबूत 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्राउन ब्रेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया जिसके कारतूस गाय व सूअर चर्बी से बने होते थे। 8 अप्रैल 1857 को बंगल पांडे ने फांसी दे दी गई। इसी के साथ विद्रोह नींव डल गई। इसके बाद 10 मई 1857 में मेरठ की बीसी वाहिनी ने सेना ने विद्रोह किया। पूरे में आग लगाते हुए सेना अगले दिन 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंच गई। इस सेना ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का वायसराय घोषित कर दिया। लेकिन इस बात की जानकर लखनऊ जीनत महल ने अंग्रेजों को यह बात पहुंची तो अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में बंद कर दिया है। इस दौरान बहादुर शाह के पुत्र मिर्ज अलग की हत्या कर दी और एक नाती अबू बकर को भी हत्या कर दी। तब बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से भेजकर रंगून भेज दिया जहाँ इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। इसका म्यांमार में स्थान। विद्रोह का प्रमुख विद्रोह स्थान लखनऊ। यह विद्रोह बेगम हजरत महल द्वारा अली था। कभी अंग्रेज बेगम हजरत महल के गोदत्तक पुत्र ब्रिटिश कट्ट को शासक नहीं मानते थे। अंग्रेज ने लखनऊ को विद्रोह को दबाया तब बेगम हजरत महल भाग कर नेपाल चली गई। लखनऊ के इस विद्रोह को अंग्रेजी कॉलिन कैम्पलेन ने दबाया। कानपुर जब विद्रोह हुआ नाना साहब द्वारा की गई थी। क्योंकि नाना साहब अपने पिता के दत्तक पुत्र थे तथा अंग्रेजी ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। तब बाद में यहाँ पर ताता टोपे आकर जुड़ गए। यहाँ के विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबाया था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोती पंत था तथा ताता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ताता टोपे का कानपुर विद्रोह में धोलीवंश से आकर जुड़े। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए लेकिन ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी दे दी गई। झांसी यह विद्रोह गंगाधर राय की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया क्योंकि अंग्रेज लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र रामदास शासक नहीं मानते थे। यहाँ के विद्रोह को सर हिंदुदार रानी लक्ष्मीबाई मुगल ग्वालियर में है। हुमले ने एक लाइन कही थी 1857 में कि विद्रोह झांसी रानी लक्ष्मीबाई मर थी। रानी लक्ष्मीबाई बनारस की थी। इनके बच्चों का नाम मड़कना था। 1838 में यह नियम ब्रिटेन में 1838 में भेजा गया था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत समाज कर दिया। इस अधिनियम द्वारा गोद लेने की प्रथा शुरू कर दी और राज्य हड़प लेने की नीति चालू हुई। इस अधिनियम को द्वारा कर दिया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। 1859 में विद्रोह के बारे में कथन यह पहली लड़ाई कही गई थी। ब्रिटिश आक्रमण करने विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा? अल्टन ने। राष्ट्रीय विद्रोह इजराइली ने कहा। अन्य प्रमुख विद्रोह स्थान विद्रोह स्थान खान बहादुर खान ने बरेली में, देवी सिंह ने मथुरा में, जया बलियाल ने कोटा में, गजानन ने गोरखपुर, मोहम्मद ने आसाम में, लियाकत अली ने इलाहाबाद, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया। यह विद्रोह का अचानक उत्पन्न हुआ, एक के बाद एक स्थान पर हुआ, इसलिए अंग्रेजों दबाने में आसानी हुई। सही विद्रोही नेता अपना राय बचाने के लिए लड़ रहे थे, न कि अंग्रेज भगाने के लिए। कश्मीर के राजा गुलाब सिंह और हैदराबाद के सुराज जंग भोपाल बेगम भी आदि अंग्रेजों ने साथ लिया था। अंग्रेजों के पास अच्छी कसम की बंदूक व तोपें भी थी, लेकिन भारतीयों के पास भाला लाठी था। विद्रोह परिणाम 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन ब्रिटेन की महारानी अलिया को ब्रिटिश हाथों में दे दी। इसके बाद भारत गवर्नर को भारत का वायसराय बना दिया। इस पद पर पहली नियुक्ति हुई कैनिंग की हुई।
लॉर्ड डलहौजी राज्य राजनीति त्याग कर वैज्ञानिक व्यता को पूर्ण कर दी चालू। जाति रेजिमेंट बनाया गया, जैसे कि जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। विद्रोह के बारे में कथन। ब्रिटिश सरकार ने सत्तर की पहली लड़ाई कहा, आउटर ने षड्यंत्र कहा, विचारहीन राष्ट्रीय विद्रोह कहा, 1857 की क्रांति, ईसाई धर्म प्रचार धर्म को युद्ध कहा। मूल 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मेशन था। एक द्रव्य के चिन्ह कमल व रोटी थी। विद्रोह भारत में समाचार पत्रों का आविष्कार। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 30 अप्रैल 1856 को पुर्तगाली द्वारा सेंट पॉल कॉलेज में खोली गई थी। 1884 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, जिसमें केवल सरकारी पत्र बनते थे। भारत में पहला समाचार पत्र एक अंग्रेज अधिकारी विलियम बोल्स ने 1756 में बंगाल नाम से निकाला था, लेकिन यह असफल हो गया। इसके बाद 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गैर नाम से ही अंग्रेज को भाषा में पहला समाचार पत्र निकाला और यह सफल हो गया। पहला भारतीय समाचार पत्र था 1886 में गंगाधर भट्टाचार्य ने कलकत्ता से बंगाल ने निकाला था। भाषा अंग्रेजी समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उत्तर मालवा नाम से गोंगो विशेष व्यक्ति ने निकाला था। 1826 में निकाला था। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र 1822 राजा मोहन राय द्वारा निम्नलिखित अखबार निकाला गया था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र मार्स मैन नामक व्यक्ति दूसरी नस्ल नाम से 1840 में निकाला गया था। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र 1832 में बाल शास्त्री द्वारा बॉम्बे दर्पण नाम से निकाला गया था। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र 1831 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा कृष्ण कुमार टैगोर द्वारा निकाला गया था। राजा राम जामे जमशद पत्र कृष्ण कुमार कपाल सौदा नाम से निकाला था। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था, हमदर्द नाम से। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। भारतीय समाचार पत्रों पर सबसे पहले प्रतिबंध 1799 द्वारा लगाया गया था। यह प्रतिबंध सेकेंड ऑफ प्रेस एक्ट से निकाला गया था, लेकिन इस बात का प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद 1883 में यह राजा राम मोहन राय के अखबार मुतल अखबार के विरुद्ध जॉन एडम्स ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसी वर्ष कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉर्ज चार्ल्स मैडकॉक ने यह प्रतिबंध हटा दिया। इसलिए चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय समाचार पत्रों का मुखदाता कहा जाता है। इसके बाद 1505 में बंगाल विभाजन के बाद वायसराय मिंटो ने एक समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार समाचार पत्र में हिंसा व हत्या को प्रेरणा मिलेगी उस अखबार के छापे खाने संपत्ति व जब्त कर लिया जाएगा। 1981 में तेज बहादुर सप्रू ने एक प्रेस कमेटी है, जिसमें अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इसके आधार पर समाचार पत्रों को स्थानीय नाम पर प्रेस का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया। पत्र संस्थापक वंदे मातरम अरविंद घोष, लाइफ ऑफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ चाचा नेहरू, डिवाइन इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉट डिस्कवरी चाचा नेहरू, इंडिया स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेज का अर्थ था लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 में हुम द्वारा एलन हुम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मद्रास में की गई। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में वर्ल्ड गोकुलदास दिल्ली में किया गया था। इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बॉम्बे चंद चटर्जी बने, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी कहने का भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कर दिया गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता राजीव सुल्ला सैनी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। गाने में सेवन लगा, बाकी गाया गया सेवन चतुर्वेदी में। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के 1907 के सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। दो पक्षों के बीच रंगदल नरमदल के बीच हुआ था। कांग्रेस को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष पंडित बिशन लाल ने की। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में गाया था।
बांग्ला भारत बैठो विधान अरविंद अली ने हिंदी में रूप दिया था। 52 सेकंड में संक्षिप्त 20 सेकंड में 24 जनवरी 1950 सुबह सुबह कर दिया राष्ट्रगीत। कांग्रेस को 1916 के 71 की अध्यक्षता राज अंबिका मजूमदार चरण ने की थी। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एनिवर्सरी के प्रयासों से व्यवहार किया गया। कांग्रेस के पुण्य एक ही हो गई। नोट: बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस के 1918 के उपज दर्पण अधिवेशन की अध्यक्षता हसन ईमान ने अधिवेशन की। कांग्रेस के रूढ़िवाद विभाजन हुआ। गांधीवादी उग्रवादी कांग्रेस के 1921 का जिंदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने जेल में रहते हुए की थी। इस अधिवेशन की कार्यवाही हाकिम अजमल ने संभाला था। कांग्रेस को 1924 के बेलगांव की अध्यक्षता गांधी जी ने की। एकमात्र अध्यक्षता श्री गांधी जी ने अध्यक्षता की। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था तथा इसी समय पहली बार झंडा फहराया गया था तथा इसी समय स्वराज सुविधा कर बनाने के लिए कहा जाता। कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता चाचा भाई नेहरू ने की थी। यह एकमात्र अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था। कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज लूले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी एवं स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारत में IAS ऑफिसर थे। यह इटावा से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं की, लेकिन यह 1885 से 1876 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के बारे में कथन: स्वतंत्रता आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया चाहिए। गांधी जी। जयप्रकाश नारायण ने उल्लेखन किया। कांग्रेस अफरीन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय। कांग्रेस के लोक पदों को भूखे बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। यदि हम वर्ष में मेंढक की तरह ठहराएंगे तो हमें सफलता हाथ में मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस पतन के लिए लड़का हारी है। मेरी अंतिम अभिलाषा, मैं अब तक भारत में रहूं, कांग्रेस की समाप्ति में सहयोग करूंगा। लॉर्ड कर्जन ने की। कांग्रेस के रंग 3: उदारवादी 1885 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919, गांधीवादी 1919 से 1947 तक। उदारवादी चढ़ा 1885 से 1905। ये कांग्रेस की स्थापना के साथ तत्कालीन उत्तरदायी नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सोमनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोयल कृष्ण खोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि नेता ने कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि इनका मानना था कि हम सही तरीके से अपना कहीं शासन चला सकते हैं। अतः इन्हें कांग्रेस को न्यायप्रियता में विश्वास था। अतः यह प्रार्थना पत्रों प्रतिबंधों के माध्यम से अपनी मांगें अंग्रेजों के सामने रखी। उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के राजनीतिक इच्छा भर्ती की संख्या दी। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। उग्रवादियों में प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बंगाल विभाजन 1905, मसूरी लीग 1906, पार्लियामेंट 1919, दिल्ली दरबार 1911, होम रूल लीग 1916, टॉयलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, हंटर कमेटी 1919। बंगाल विभाजन 1905, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटने की आज्ञा जारी की और इस आज्ञा को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। अंतिम इस दिन बंगाल में 2 भाग
पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बने। पश्चिम बंगाल, इसमें बिहार, उड़ीसा, असम शामिल थे। पूर्वी में ढाका, चटगांव, असम कुछ भाग शामिल थे। इस दिन भारतीयों ने शोक दिवस मनाया तथा हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को हाथों पर राखी बांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोना बांग्ला का नारा दिया।